स्वागत है आप सभी का। हम सभी 12वीं का पहला चैप्टर जीव में जनन देखेंगे और इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस चैप्टर को आज हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे और सभी चीज़ों को एक एक पहलुओं को समझेंगे, ठीक है। और हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं और चीज़ों को समझते चलते हैं। यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या चीज़ें बातें होती हैं कि जनन क्या है। तो जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। कोई ये जीव है, ठीक है, ये जीव क्या किया, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न कर दिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यहाँ पे एक बात उठ रही है कि जनन क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत है जनन की। तो जनन जो है, जीव इससे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और इनको इससे क्या होता है, इससे पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। जनन से जीव का अस्तित्व बनता है, ठीक है, क्योंकि कोई जीव अगर मृत्यु भी हो रही है तो दूसरा जीव वहाँ पे रहेगा। यह जितने भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं यह सब एनसीईआरटी का सारांश रहने वाला है, एनसीईआरटी का निचोड़ रहने वाला है। यानी कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वही चीज़ों को हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आप एक भी लाइन को स्किप ना करें। क्वेश्चन आगे हम लोग समझेंगे कि जनन जो है कितने प्रकार का होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ। अब इसमें आपसे बात किया जा रहा है कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जनन में दो जीवों की भागीदारी नहीं होती, यानी कि इसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं। इसमें केवल एक जीव होता है और वही जीव क्या करता है, अपना डिवीजन करके दूसरे जीवों का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो जब किसी जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग ले रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टार फिश का एग्जांपल, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं कि स्टार फिश है, उसका कोई हिस्सा टूटा और उस टूटे हुए हिस्से से नए जीव बन गए, ठीक है, टूटे हुए हिस्से से। तो एक स्टार फिश से यहाँ पे दो स्टार फिश बन गए। तो ये किस प्रकार का प्रजनन हुआ, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। आगे यहाँ पे कर अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से आपस में जनकों के समान होते हैं। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जीव होते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टार फिश जो है वो स्टार फिश जैसा है, यानी कि देखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्लोन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, क्लोन उत्पन्न होते हैं और ये सेम होते हैं, इसलिए इनमें वेरिएशन नहीं होता है, यानी कि विविधता देखने को नहीं मिलती है। अलैंगिक जनन का अगर बात किया जाए तो ये कई प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें कुछ प्रमुख हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रमुख कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। जैसे में द्विखंडन, द्विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो इन सभी में क्या होता है, आपका बाइनरी फ्यूजन होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अमीबा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है तो आप बताएंगे द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। आपसे अगर क्वेश्चन कर दिया है कि इगुलिना में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है तो आप बताएंगे द्विखंडन। आपसे पूछ दिया जाए पैरामीशियम में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है तो आप बताएंगे द्विखंडन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे अमीबा में प्रजनन की बात हो रही है, तो ये हो गया पेरेंट सेल, यानी कि ये जो हो गया पेरेंट हो गया। यह क्या होता है, बीच से दो हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। अब बटने के पहले इसके जो केंद्रक हैं यानी कि जो न्यूक्लियस हैं वो भी दो भागों में बटते हैं और इससे दो सेल बन गया। तो ये जो न्यू डॉटर सेल बन गए, यानी कि एक सेल से दो सेल बन गया। यह क्या हुआ, अमीबा में हुआ। किस में हुआ, अमीबा में हुआ। ऐसे ही उदाहरण आप यूग्लिना में देख सकते हैं। यूग्लिना में भी क्या होता है कि यह यूग्लिना है। अब इसको विभाजन जब करना होता है तो न्यूक्लियस थोड़ा सा फैलेगा और फैल के न्यूक्लियस दो भागों में बटेगा और फिर यह दो भागों में बट जाएंगे और इससे दो यूग्लिना का निर्माण हो गया। तो यह क्या है, यह है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। पैरामीशियम को भी आप देख सकते हैं। पैरामीशियम क्या है, तो यहाँ पे पैरामीशियम को देखिए, ये पैरामीशियम जब भी बटना हो रहा है
तो न्यूक्लियस पहले गोलाकार हो रहा है और एक क्या होता है फिर धीरे धीरे लंबा हो रहा है और लंबा होने के बाद दो हिस्सा में बढ़ जा रहा है। तो दो हिस्सा में जैसे ही केंद्रक बट रहा है वैसे ही यह कोशिकाएं भी बट जा रही हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिजन में सबसे पहले न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का बंटवारा होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का। अब कह रहा है बहुखंडन। बहुखंडन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिजन। बहुखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। तो जैसे प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं कि अंदर अंदर बहुत सारे कोशिकाओं में बट जाते हैं और फिर वह प्रत्येक कोशिका एक एक प्लाज्मोडियम में बदल जाता है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण हुआ? यह हुआ मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन का। मुकुलन, मुकुलन मतलब ईस्ट। जब मुकुल से यानी कि मुकुल मतलब छोटे छोटे ऐसे बल्ब जैसे संरचना कुछ प्लांट में बन जाते हैं। तो जब मुकुल से क्या हो, ये बर्ड को हिंदी में मुकुल कहते हैं। तो जब मुकुल से किसी नए जीव का निर्माण हो तो उस क्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण यहाँ पे ईस्ट में देख सकते हैं। ईस्ट जो होता है यहाँ पे जैसे यह मदर सेल है, ठीक है। तो मदर सेल में यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये बन गया बर्ड। ये क्या बन गया? बर्ड, ठीक है। मतलब बर्ड का मतलब मुकुल बन गया। और ये मुकुल ही क्या होते हैं कि अलग अलग जब हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डॉटर बर्ड। इसी डॉटर बर्ड से जो होता है ना नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? बर्डिंग का। जैसे हाइड्रा में भी आप देख सकते हैं, हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है। यहाँ पे छोटा सा बर्ड बना हुआ है, ठीक है। यह बर्ड बड़ा होता है फिर, और बड़ा होकर अलग हो जाता है। अलग होने के बाद एक नया यहाँ पे हाइड्रा बन गया। तो यह क्रिया कौन सी क्रिया हुई? यह क्रिया हुई बर्डिंग। यानी कि बर्ड के द्वारा नए जीवों का निर्माण क्या कहलाती है? बर्डिंग कहलाती है। अब देखो एक रिप्रोडक्शन का और प्रक्रिया है जैसे बीजाणु द्वार। बीजाणु मतलब स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी नए जीवों का निर्माण होता है। तो जैसे स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यह क्लेमाइडोमोनास में देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ये बहुत सारे क्या हो जाते हैं? स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। और यही स्पोर क्या होते हैं? नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में आपको याद रखना होगा कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या होती है? प्रजनन की क्रिया होती है। वैसे ही है कैनिडिया ग्रुप का पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम में भी क्या होता है? तो उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पेनिसिलियम है और इसमें स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा नए जीवों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसको उदाहरण जो है आप याद रखिएगा। जैसे जेम्यूल है, तो जेम्यूल में भी क्या हुआ? यह स्पोर फॉर्मेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसमें स्पॉन्ज आ गया। इसमें क्या आ जाएगा? स्पंज आ जाएगा, ठीक है। तो स्पंज हो गया। यहाँ पे आप स्पंज देख सकते हैं, खाने वाला स्पंज नहीं, ठीक है। स्पंज जो है या समुद्री जीव होता है और इसके शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों के द्वारा पानी आता है और इसके साथ कीट भी आते हैं और वह कीट को उनको पचाता है और भोजन करता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? एक सेल बनेगा, पहले स्पोर बनेंगे, स्पोर से एक सेल और फिर वो सेल होकर डिवाइड होकर फिर नए जीव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यह साइकिल चलता रहता है, ठीक है। कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है, ठीक है। और यह पादपों के कायिक भाग वेजिटेटिव पार्ट से नए जीवों का निर्माण होता है। जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, पुष्प हो गई, इसके द्वारा क्या होता है? नया जीव बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। कायिक प्रबंधन में भाग लेने वाले पादप के भाग्य को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी जड़ से नए प्लांट का विकसित हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्ध इस जड़ को या प्रोपेग्यूल कहेंगे, ठीक है। आलू में आँख होता है तो आँख क्या है? कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल है। अदरक में जो उभार होता है जिससे नए अदरक बन जाते हैं वह क्या है? प्रोपेग्यूल है। तो कायिक प्रबंधन बहुत प्रकार के होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मुख्य मुख्य को देख लेंगे, ठीक है। अब कायिक प्रबंधन प्राकृतिक होता है और जो है आर्टिफिशियल होता है, ठीक है।
तो नेचुरल के मतलब हुआ कि जो प्लांट में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी नया प्लांट बन जा रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे में आपका जड़ के द्वारा क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। तो किस में होता है? शीशम। शीशम को आप देखोगे जब बरसात आता है तो वहाँ पे नए नए प्लांट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, सीरस हुआ, मुराया हुआ, शकरकंद हुआ, एस्पेरेगस हुआ, ये सब प्लांट के नाम हैं। ठीक है, और ये प्लांट में आप देखोगे कि बरसात के मौसम में ऑटोमेटिक इनके जड़ों के द्वारा नए नए प्लांट विकसित हो जाते हैं। तो आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि शीशम में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो आप बताओगे कायिक प्रबंधन। ठीक है, सीरस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो कायिक प्रबंधन के द्वारा। मुराया में किस प्रकार का प्रबंधन होता है? तो कायिक प्रबंधन के द्वारा। शकरकंद में किस प्रकार का होता है? तो कायिक प्रबंधन। एस्पेरेगस में किस प्रकार का होता है? तो कायिक प्रबंधन। ठीक है, शकरकंद समझते हो लोग? कोन को हम लोग क्या कहते हैं? शकरकंद कहते हैं। यहाँ पर इसका फिगर देख सकते हो। इसमें इस शकरकंद में एक चीज़ और होता है कि इसके तने से भी क्या कर सकते हो? नया प्लांट विकसित कर सकते हो। ठीक है, तो तने के द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ पे अगला है भूमिगत तने के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? कायिक प्रबंधन करते हैं। तो आलू को हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में लगा दिए, और मिट्टी में लगाने के बाद वह क्या होता है कि उससे नए नए प्लांट विकसित हो जाते हैं, और उस प्लांट से क्या होता है कि हमें आलू मिलता है। तो आलू में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? भूमिगत कायिक प्रबंधन के द्वारा। ठीक है, तना के द्वारा। प्रकंद जो है, जैसे अदरक हुआ, केला हुआ, यह सब का तना जो है ना, प्रकंद, उसके द्वारा क्या होता है? नए प्लांट विकसित होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो है तना है, ये तना में छोटे छोटे ये उभार दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं उभारों को हम लोग प्रकंद कहते हैं, और इसके द्वारा नए प्लांट निकल जाते हैं। केला में देखोगे तो उसमें भी छोटे छोटे उभार दिखाई देंगे, और उस उभार से नए प्लांट बन जाते हैं। तो इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। सल्ककंद, प्याज वगैरह जो होता है, इसमें भी क्या होता है? कायिक प्रबंधन होता है। ठीक है, जैसे ही अरवी है तो इसमें घनकंद होता है, यानी छोटे छोटे रूट दिखाई देते हैं, तो इनके द्वारा भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो छोटे छोटे रूट हुए, इनके द्वारा भी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। आगे कह रहा है कि अर्धवायु तने के द्वारा कायिक प्रबंधन। अर्धवायु मतलब हुआ कि जो तना आधा वायु में रहे और आधा धरती में रहे, तो उस प्रकार में प्रबंधन क्या होता है? उसमें भी कायिक प्रबंधन होता है। जैसे दूब घास में देखो, कुछ हिस्सा इसका मिट्टी में होता है, और बाकी जो होते हैं प्लांट के ऊपरी वाले जो ऐसे ऐसे संरचना होते हैं जो प्रबल टाइप के निकले होते हैं, तो इससे नए प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपरी भूस्तरी, यानी कि ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो कौन सा है? दूब घास हो गया। अंतःभूस्तरी मतलब जिसका प्लांट वाला भाग है वह नीचे की तरफ रूट फैल रहा है और पत्तियां ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो वो पुदीना हो गया। ठीक है, भूस्तरी, स्ट्रॉबेरी जो होता है ये भूमि पे फलने वाला हो गया। तो इन सब में भी क्या होता है? कायिक प्रबंधन होता है। जलकुंभी, एक प्लांट का थोड़ा सा हिस्सा पूरे जल में फैल सकता है, तो इनमें भी क्या होता है? कायिक प्रबंधन होता है। यहाँ पे कह रहा है वायुव्य तने के द्वारा कायिक प्रबंधन। तो वायुव्य तने जैसे ये ईख है, तो ईख पूरा तना कहाँ पे पाया जा रहा है? हवा में पाया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये जो ज्वाइंट दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ज्वाइंट, इन ज्वाइंट में क्या होता है? क्षमता होती है कि नए प्लांट बना सके, ये नए प्लांट क्या कर सके? बना सके। तो इस प्रकार के प्रबंधन को हम लोग वायुव्य तने के द्वारा कायिक प्रबंधन करते हैं। तो ये किस में हो गया? गन्ना में हो गया। ठीक है, पर्ण द्वारा कायिक प्रबंधन, यानी कुछ पौधे होते हैं जिनके पत्तियों के द्वारा भी क्या होता है? नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे में यह पत्थर चट्टा है जिसको हम लोग ब्रायोफिल्म कहते हैं, और आपके सामने इसका फिगर है, तो इसके द्वारा भी क्या होता है? यह एक पत्ती को अगर आप मिट्टी में डाल दिए तो इससे भी क्या होता है? आपको नए प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ही है बिगोनिया, ये बिगोनिया है, इसके भी पत्ती से क्या होता है कि नए प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये रहा बिगोनिया का पत्ता। ठीक है, ये बिगोनिया का प्लांट रहा। आप देखते चलिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर के द्वारा भी क्या होता है? आपको कायिक प्रबंधन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, तो जैसे में अगेव, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगेव में कायिक प्रबंधन किस हिस्से से होता है, तो आप बताओगे फूल के द्वारा। लिलियम में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो आप बताओगे फूल के द्वारा।
डायोस्कोरिया इसमें किसके द्वारा होता है कायिक प्रबंधन, तो आप बताओगे फूल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको अपने स्वेच्छा के अनुसार उनको हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कोई प्लांट है उसमें हम लोग कर्तन कर दिए, दाब लगा दिए, रोपण कर दिए, तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो कर्तन क्या होता है, तो कर्तन इसमें पादप के किसी कायिक भाग को लेकर उसे भूमि में रोपित किया जाता है जिससे नया पादप तैयार होता है। कोई भी कायिक पदार्थ पार्ट हो गया, जैसे आपका रूट हो गया या स्टेम हो गया, स्टेम मतलब कि आपका तना हो गया या पत्ती हो गई, तो कोई भी हिस्सा को काट के आप क्या कर रहे हो, मिट्टी में लगा रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका कर्तन, कटिंग। कटिंग मतलब काटना। ठीक है, अब जैसे स्टेम वाले में देखोगे, स्टेम कटिंग में, तो इस विधि में पौधे के स्टेम या टहनी को क्या किया जाता है, छोटे टुकड़े में काट कर जमीन में रोप दिया जाता है और इससे नया प्लांट बन जाता है। टहनी के उस टुकड़े को हार्मोन के रखने के लिए मूल निर्माण की प्रक्रिया तेजी से होती है। इसको जिब्रेलिन या विभिन्न प्रकार के ग्रोथ हार्मोनों में रखा जाता है ताकि जल्दी रूट आए और फिर उसको मिट्टी में लगाया जाता है। जैसे आप गन्ना का देख लो, गन्ना को आप खेती कैसे होता है, गन्ना को हम लोग काट देते हैं और काट के उसको खेतों में लगा देते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं बिना किसी हार्मोन के, फिर भी क्या हो जाता है, प्लांट बन जाता है। गुलाब का टहनी लगवा दो हो जाएगा, चमेली लगा दो हो जाएगा, अंगूर लगा दो हो जाएगा, बोगनविलिया लगा दो ये हो जाएगा। तो ये ऐसे मतलब उदाहरण हैं जिनके हम लोग तना को काट दें तो उससे क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे समझो मूल कर्तन। मूल कर्तन मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि अगर उनको हम लोग रूट को काट के लगा दें तो उससे क्या होगा, नया प्लांट हो जाएगा। तो इसमें किसी पादप की हम जड़ को क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं और जिससे कलिकाएं और जड़ें नए पादप बन के निकल जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अदरक के हिस्से को तोड़ के लगा देते हैं तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, दूब के जड़ को लगा दो तो उससे हो जाएगा। बहुत सारी सागें होती हैं जिनको जड़ों को लगा दो तो उससे भी क्या होता है, नए प्लांट बन जाते हैं। दाब लगाना, दाब लगाना क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में सखाव या तने से जड़ निकाली जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, मतलब उनके हिस्से को छील दिया जाता है, फिर मिट्टी से बांध दिया जाता है, बांध के खूब अच्छा से जो है उसको मतलब पैकिंग कर दिया जाता है कि कोई कीट वगैरह ना जाए और फिर वहाँ पे रूट विकसित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहा है टीला दाब लगाना। इस तकनीक में क्या होता है कि ऐसी शाखा को जमीन में दबाया जाता है जिस पर एक से अधिक पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। पर्व संधियाँ मतलब ऐसे छोटे छोटे वहाँ पे इसको उसके तना पर छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे हो। ठीक है, पर्व संधि मतलब देखोगे ना बहुत सारे प्लांट में तो ऐसे गोल गोल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, जब इसको मिट्टी में दाब दिया जाता है ना तो उससे जड़ें निकलने लगती हैं। ठीक है, और इन जड़ों को हम फिर इस प्लांट को काट के कहीं पर लगा देते हैं तो नया प्लांट बन जाता है। चमेली या मोगरा में आप ऐसा कर सकते हैं। ईयर लेइंग, ईयर लेइंग मतलब कि हवा में आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस विधि में प्रयोग में वृक्ष के किसी शाखा से कृत्रिम रूप से जड़ों को निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पादप के किसी मोटे शाखा को चुनकर उसके चारों ओर छाल एक वलय के रूप में हटाया जाए। जैसे प्लांट है, इस प्लांट की ऊपरी परत को छील दिया जाएगा और छील के इस पर मिट्टी लगा दिया जाएगा। मिट्टी लगा खूब सुंदर अच्छे से कपड़ा पॉलीथीन से बांध दिया जाएगा और ताकि इसमें कोई इसी प्रकार का जीव ना है, और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी साइड से दिया जाता है। इससे क्या होता है, जड़ विकसित होते हैं। और इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, संतरा, नींबू, ठीक है, संतरा या संतरा हुआ, नींबू हुआ, अमरूद हुआ, लीची हुआ, इन सब में क्या कर सकते हो, आप ऐसा प्लांट लगा सकते हो। इससे जो है ना आप जब चाहो एक नया प्लांट तैयार कर सकते हो। ठीक है, एक विधि होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इस विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्सों को जोड़कर उत्तम किस्म वाला पादप तैयार किया जाता है। इसमें दो प्लांट ले लिया जाता है, उसके हिस्से को एक प्लांट हो गया और फिर दूसरे प्लांट को उस पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कलम लगाना भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या होती है, अच्छी किस्म के प्लांट मिल जाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमको एक नॉर्मल आम का पेड़ है। ठीक है, और ये जो आम का पेड़ है एक बहुत सुंदर मतलब बढ़िया आम है, दशहरी आम है। तो ये दशहरी आम है या चौसा है, तो इसके प्लांट को हम काट के
और इसके ऊपर बैठा दिए, ठीक है। तो अब ये प्लांट हो गया कलम। क्या हो गया? कलम। इससे हमें अच्छे किस्म का प्लांट मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्कंद, एक जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे हम लोग स्कंद कहते हैं, ठीक है। जैसे जो प्लांट है, जो पहले से उपलब्ध प्लांट है और उस पर हम नया प्लांट जोड़ रहे हैं, तो जो पहले से उपलब्ध है उसको हम लोग स्कंद कहेंगे, ठीक है। इसमें आम, अमरूद, सेब, नींबू, किसी भी प्लांट में तुम कलम लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके कई उपाय हो सकते हैं, कई विधियां हैं, जैसे में वाइप टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। वाइप, व्हीप और टंग ग्राफ्टिंग। इसमें स्कंद यानी जो पुराना पौधा है और कलम, जिस नए प्लांट को तुम चाह रहे हो, उसको 45 डिग्री के कोण पे काटा जाता है, ठीक है। और उनके मध्य एक चीरा लगा दिया जाता है। जैसे ये प्लांट है, इसको 45 डिग्री पे काटा जाएगा और बीच में चीरा लगा दिया जाएगा। फिर उसमें जिस प्लांट को आप चाह रहे हो उसमें उसको ला के फंसा दिया जाएगा, ठीक है। उसको फंसा दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जीवारोपण, ठीक है। एक होता है फच्चर रोपण, इसको हम लोग वीज ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में स्कंद, स्टॉक को हम लोग भी आकार में काटते हैं, यानी जो पुराना प्लांट है उसको हम लोग भी शेप में कट कर लेंगे, ठीक है। और कलम को उल्टा भी में, ऐसा कि इसमें यह फिक्स हो जाए, ठीक है। उल्टा भी में कट कर देंगे और खूब अच्छे से हम लोग इसको रस्सी या ट्यूब से बांध देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फच्चर रोपण, ठीक है। एक होता है मुकुट रोपण, इसको हम लोग कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। इस विधि में स्कंद यानी जो पुराने प्लांट हैं जिस पे हमको नए प्लांट को लगाना है, उसका मोटाई बहुत ज़्यादा करते हैं और एक साथ कई कलम लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक ये मोटा प्लांट ले लिए और इस पर बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले लगा दिए ताकि एक साथ हमें बहुत कलम मिले। तो इसको हम लोग कहते हैं मुकुट रोपण, ठीक है। उसके बाद होता है कलिका रोपण। तो कलिका रोपण क्या है, इस विधि में हम लोग जो पुराने प्लांट होते हैं जिनको हम लोग स्कंद कहते हैं, उसमें टी आकार का चीरा लगाते हैं। टी शेप का हम लोग क्या करते हैं, चीरा बनाएंगे ऐसे टाइप का, ठीक है। और उसमें कलिका को रोप दिया जाता है। और जो नए प्लांट है जिसको, जैसे मान लीजिए कि हमें दूसरे जैसे चौसा आम चाहिए तो उसके हम प्लांट को इस पर लगा देंगे और कस के यहाँ पे बांध देंगे। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं बड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये सब जो है ना चीज़ें हैं जिसको हम लोग को समझना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव भाग लें, एक मेल हो और एक फीमेल हो, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, निषेचन होता है, नर युग्मक बनेगा, मेल गैमिट बनेगा, मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमिट बनेगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक से क्या होगा, युग्मनज यानी कि जाइगोट बनेगा। तो ये सब क्रिया होती है, हम सभी पढ़ लिए हैं, अच्छे से इसको जानते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि युग्मक का निर्माण होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ये सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो इसमें कम समय लगता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर को देख लिए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, ठीक है। तो जीवों में जनन करने का गुण पाया जाता है, जीवों में क्या पाया जाता है, जनन करने का गुण पाया जाता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है। यह आवश्यक है ताकि जीवों की प्रजाति नष्ट ना हो। अगर जनन की क्रिया ना हो तो दूसरे जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक समय के बाद उनको मरना ही है, ठीक है। तो जीवधारी अगर जनन नहीं करेंगे तो एक करके जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी शेष नहीं बचेगा। तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो मतलब रिप्रोडक्शन की अच्छी विधि किसको माना जाता है, तो लैंगिक जनन को रिप्रोडक्शन की अच्छी विधि है, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों होते हैं और इसमें आनुवांशिक विविधता का विकास होता है, यानी कि हमेशा यह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे मनुष्य में पहले पूंछ हुआ करता था,
अभी आज पूछ गायब हो गया ना। तो यह क्या है, क्यों हुआ, यह हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। साथ में इनका जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका पर्यावरण में क्या होता है, रोल होता है, पर्यावरण में इनकी उपयोगिता होती है। और यह क्रमागत विकास में भी योगदान देते हैं। क्रमागत विकास का मतलब ऐसे सिंपल भाषा में समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जीव होते हैं वह वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं, वातावरण के अनुकूलित होते हैं। इनमें हमेशा कुछ ना कुछ नयापन रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ नयापन रहता है, यानी जो जीव उत्पन्न होंगे उसमें कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेम नहीं होते, एक दूसरे से देखने में थोड़ा सा अलग होते हैं। तो ये सब फायदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, ठीक है। इनकी क्षमता भी अलग अलग हो जाती है। आगे क्वेश्चन कर रहा है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से और आकार के रूप में, यानी कि जेनेटिकली भी और आकार में भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वह सेम टू सेम होते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जीवों को क्लोन क्यों कहा जाता है। 4 नंबर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो देखो, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बने संतति के जीवन के अवसर क्यों होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन है, अलैंगिक नहीं है। तो लैंगिक जनन के में क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, 2 डीएनए अलग अलग रूप से मिश्रित होते हैं और इसके वजह से पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो नए लैंगिक रूप से जो जीव पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि वेरिएशन होता है, विविधता उत्पन्न होती है और उस विविधता की वजह से वो वातावरण के साथ समायोजन आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये क्या है कि मतलब जो संतति उत्पन्न होते हैं लैंगिक जनन के फलस्वरूप, वो उनके जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये किसी किसी रोग से ग्रसित भी हो सकते हैं, तो सदैव नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ही सही है, लेकिन 90% केस में क्या होता है, सही होता है। आगे करें लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार के भिन्न होते हैं। तो देखो, लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव होते हैं उनमें विविधता देखने को मिलती है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, संरचना में भी, निर्माण में तथा जेनेटिकली भी अलग होते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, देखने में भी सेम होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि उनका आनुवांशिकता भी क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए इनको क्लोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट जानते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, नहीं होता है, सॉरी, अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन बाबू लैंगिक जनन में क्या होता है, निर्माण होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, निर्माण होता है युग्मकों का। यह जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें एकल जीव होते हैं, एकल जीव मतलब एक पेरेंट भाग लेते हैं। इसमें जो होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के द्वारा एक क्या होते हैं कि समरूप होते हैं, एक दूसरे से देखने में समरूप होते हैं, इसीलिए इनको क्लोन कहा जाता है। लेकिन जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको चेहरा आप देखो ना तो अलग होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होता है विकास के प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, इनमें डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि जैसा है वैसा होते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन लैंगिक प्रजनन के स्वरूप क्या होता है, नए नए जीवों का विकास होते रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में आगे देखा जाए तो अलैंगिक जनन जो होता है यह समान रूप से एकल खुशकीय या सरल संरचना वाले जीवों में पाया जाए। जो सिंपल जीव हैं, ये खुशकीय जीव हैं या सरल जीव हैं, उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी स्तनधारी हैं, मैमेलिया हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो इसमें समसूत्रण कोशिका विभाजन होता है, ठीक है।
माइटोसिस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री भी होता है और समसूत्रण भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। यानी कि इसमें कोशिका क्रोमोसोम का संख्या आधी होती है, ठीक है। जनन की दर तीव्र क्या होता है, तेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कम होता है। तो ये अंतर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो कायिक प्रबंधन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कायिक प्रबंधन क्या है, जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी हम लोग कायिक भाग ले लेते हैं। पौधे का कोई भी कायिक भाग, जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, कलिका हो गई, इन सब से हम जब नया प्लांट बनाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कायिक प्रबंधन। क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन। कुछ उदाहरण हो गए, जैसे अजूबा ब्रायोफाइलम के पत्तियों के द्वारा क्या होता है, नया पादप बन जाता है। आलू के कंद जो होते हैं उस पर नोट्स पाए जाते हैं, और उस नोट्स के द्वारा क्या होता है, नए आलू बन जाते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है कि व्याख्या कीजिए, किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीरावस्था, ठीक है। किशोर चरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं और इसके पश्चात ही वो जनन लायक होते हैं। इस अवस्था में प्राणियों के किशोर चरण अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था होता है। यानी कि जो मेल है उसमें उसको हम लोग कहते हैं किशोर चरण अवस्था कहेंगे, और प्लांट जो है उसमें जो शुरुआती यानी कि प्रजनन के पहले की अवस्था को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। यह अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। रिप्रोडक्टिव फेज किसे कहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब हुआ कि जिसमें कोई जीव अब प्रजनन के लिए तैयार हो गया, वो अपने जैसा संतान क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, तो उस फेज को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद है सेनेसेंट फेज, जीर्णता या चरण या जीर्णावस्था। तो ये जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें कोई जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया क्यों। तो अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन कई प्रकार से हो सकता है आंसर, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव लैंगिक प्रजनन को पाया क्योंकि वह युग्मकों में अलग अलग अनुवांशिकी के सम्मिश्रण के माध्यम से अनुवांशिक विविधताएं लाते हैं। हम लोग का संरचना जटिल है, लेकिन युग्मक जो है ना, मिलने की वजह से क्या हो रहा है, नए प्रकार के जीव बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए विविधता उत्पन्न हो रही है, और इसी की वजह से हम लोग जटिलता के बावजूद क्या किए, लैंगिक प्रजनन के लिए तैयार हो गए। व्याख्या करते हुए बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप पढ़ो कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग मियोसिस कहते हैं, तथा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं होती है ना। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जब उनका युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, तो उस समय वह क्रोमोसोम की संख्या एन यानी कि आधी हो जाती है। आधी क्यों होती है, मियोसिस की वजह से। किसके वजह से हो रही है, मियोसिस की वजह से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मियोसिस की वजह से क्या हो रही है, क्रोमोसोम की संख्या हेप्लॉयड हो जा रही है, और हेप्लॉयड होने की वजह से क्या हो रहा है कि तभी स्पर्म का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से क्या हुए, संबंधित हो गए। अगर एक मियोसिस डिवीजन ना हो तो मतलब बड़े बड़े जो जीव हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनमें जो है ये जो है युग्मक जो है नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं बनेंगे, और युग्मक नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों जरूरी हैं। अब आगे करें, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने तथा लिखिए कि वह अगुणित है या द्विगुणित। अंडाशय जो है वो अगुणित है कि द्विगुणित है, प्राकोष अंगुरित है या द्विगुणित है, अंडा जो है वह क्या है, अगुणित है कि द्विगुणित है। तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अंडाशय जो होता है वह द्विगुणित होता है प्लांट में, ठीक है। प्राकोष जो होता है वह द्विगुणित होता है। मेल में अगर अंडा की बात की जाए तो अगुणित होता है। पराग जो होता है अगुणित होता है। नर युग्मक अगुणित होता है। युग्मनज जो यानी कि जो जाइगोट होता है वह द्विगुणित होता है। इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए।
बाह्य निषेचन का मतलब क्या हुआ कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे शैवाल हो गए, मछली हो गए, उभयचर हो गए, इनमें क्या होता है कि निषेचन की क्रिया जल में या शरीर से बाहर होती है। ठीक है, बाह्य निषेचन की बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जैसे में हानियों में क्या हो सकता है कि इनको युग्मक निर्माण बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे युग्मक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर युग्मक का निर्माण कम होगा तो एक विलुप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक कारण होता है कि युग्मक जब ज़्यादा बन जाता है तो कभी कभी अंडा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो इसलिए संतति की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, संतति बहुत ज़्यादा, जैसे आप बेंग वगैरह का देखें, मेढक उढक का, तो उनकी संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है और इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिम पूर्ण होती है। अब मान लो कि बाह्य निषेचन हो रहा है, ये जो मेढक होती हैं उनकी जो पहले जो संतति होती हैं वो ऐसे पानी में तैरती रहती हैं और इनको दूसरे जीव खाते रहते हैं। ठीक है, इनको दूसरे जीव खाते रहते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये शिकार हो जाते हैं, ये दूसरे जीव का शिकार हो जाते हैं, तो इनको अपनी जनसंख्या बनाए रखना क्या होता है, एक चुनौतीपूर्ण होता है। एक कह रहा है कि जू स्पोर यानी कि अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच भी भेद कीजिए। तो यहाँ पे आपको दोनों को अंतर करना होगा। अब यहाँ पे अंतर समझ लीजिए। जू स्पोर यानी कि अलैंगिक जल बीजाणु क्या है, तो यह एक अलैंगिक जनन संरचना है। यह चलनशील होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और इसको कैसे गति करती है, तो कसाभिका इंग्लिश में इसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, या फ्लैजिला के द्वारा गति करती है। यह अगुणित भी हो सकती है और द्विगुणित भी हो सकती है। ठीक है, और यह प्रत्यक्ष रूप से नए पौधे को जन्म देने के लिए अंकुरित होती है, अंकुरित होकर नए पौधे बना देती है। युग्मनज क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो यह एक अलैंगिक जनन संरचना है, यह अचलनशील कोशिका होती है और यह 2n होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, क्योंकि स्पर्म और अंडा जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा सेल बनता है, उसी को युग्मनज कहते हैं, और युग्मनज में क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, हम सभी को पता है। ठीक है, एक भ्रूण में विकसित होता है और यह जो जाइगोट होता है यह आगे चल के एक एम्ब्रायो में विकसित हो जाता है और फिर उससे नए जीव का निर्माण होता है। तो ये प्लांट के लिए है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हो रहा है उसके लिए है जू स्पोर, और युग्मनज जो है मनुष्य में होता है या विभिन्न प्रकार के मैमेलिया जो स्तनधारी जीव है उनमें होता है। ठीक है, आगे कर रहा है युग्मनज तथा भ्रूणोद्भव के बीच में अंतर कीजिए। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया है। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, बन रहा है, उस क्रिया को हम लोग यह बोलते हैं। ठीक है, युग्मक जनन जो है, युग्मक जनन क्या है, तो यह अगुणित युग्मकों की पीढ़ी की प्रक्रिया है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें समसूत्रण विभाजन होता है। ठीक है, नर युग्मक चलनशील बनाने के लिए आगे परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, और यह जो है विशेष सूतकों तथा अंगों के निर्माण के लिए आगे चलकर कोशिका विभेदीकरण की आवश्यकता होती है। तो ये जो है ना, ये दोनों एक तरह से अलग हैं। युग्मक का निर्माण होगा तभी तो भ्रूण का निर्माण होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। क्या है, संबंधित भी हैं। एक पुष्प में निषेचन प्रश्न परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो एक पुष्प में पश्च परिवर्तनों के माने निषेचन के बाद जो है ना क्या क्या परिवर्तन होता है, तो एक प्लांट है, निषेचन के बाद जो होता है ना उसमें दोहरा निषेचन होगा और फिर ट्रिपल फ्यूजन होगा। ठीक है, यानी कि उसके न्यूक्लियस, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फलस्वरूप एम्ब्रियोनिक सेक बनेगा, यह जो है फिर जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा और इसी से एम्ब्रियो बनेंगे, एंडोस्पर्म बनेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर से, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके फलस्वरूप आपका बीजांड वृंत, अध्यावरण, अंड द्वार, बीजांड का न्यूक्लियस, पेरिस्पर्म, इन सब का निर्माण होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेक का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी आप लोग को समझ में नहीं बनेगा आएगा। ठीक है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे।
एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके समान स्थानीय और वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो जब एक ही पुष्प में क्या हो, नर हो और मादा दोनों का पाया जाए, यानी कि मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर, और फीमेल पार्ट को स्त्री केसर। पुंकेसर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंथर, और स्त्री केसर को स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। तो जब दोनों ही एक ही प्लांट में पाया जाए तो उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्लांट को हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें गुलाब हो गया, इसको वैज्ञानिक नाम होता है रोजा हाइब्रिडा। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा हाइब्रिडा। कुमुद हो गया, इस पे भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं, इसको हम लोग निम्फेया लोटस कहते हैं। ठीक है, सूर्यमुखी, इस पे भी मेल फीमेल पाए जाते हैं, इसको वैज्ञानिक नाम है हेलियांथस एनस। और गुड़हल यानी कि अड़हुल का जो फूल है, इस पे भी मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हिबिस्कुस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम हो गए। जैसे सरसों हो गया, सरसों का वैज्ञानिक नाम, इस पे भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं एक पे ही, तो इसका वैज्ञानिक नाम हुआ ब्रेसिका निग्रा। ठीक है, ब्रेसिका निग्रा। तो ये जितने के मेल और फीमेल प्लांट है ना, इनको आप किसी भी मौसम में इनका खेती कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई इशू नहीं होगा। एक करा किसी भी कुकुरबीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अनअकलिंग? तो देखिए, ये जो भी प्लांट हैं, ये प्लांट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके दूसरे चैप्टर से हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस सब चीज़ों को समझेंगे। वैसे आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक लिंगी पौधे का नाम दिया गया है जिन पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे मक्का का मेल और फीमेल अलग अलग होगा। खजूर हुआ, इसका मेल और फीमेल अलग अलग होगा। पपीता हुआ, इसका क्या हुआ? मेल और फीमेल अलग होगा। नारियल क्या हुआ? इसका मेल और फीमेल अलग होगा। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिसस। पपीता का वैज्ञानिक नाम होता है कैरिका पपाया। और नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। ठीक है, तो ये इसके वैज्ञानिक नाम हो गए। आगे कर है अंडपरजक प्राणियों की संतानों का उत्तरजीवन सर्वाइवल सजीव परजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होती है। क्यों? तो जो अंडपरजक हुए हैं वो अंडा देंगे और उस अंडा को शिकारी जंतु खा सकते हैं। ठीक है, तो शिकारी जब खा सकते हैं तो वो कभी भी खतरा में है। तो इसलिए कह रहा है कि अंडपरजक जो प्राणी होते हैं उनकी संतानों का उत्तरजीवन माने वो पैदा ही हो जाए या पॉसिबिलिटी लो होती है, क्योंकि दूसरे जीव उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये पूरे चैप्टर को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हों, तो एक बार दोबारा आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर और अगर कोई ज़्यादा इशू है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर अगले दिन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।